जय हिंद दोस्तों, हमारे जीके जीएस के डिस्कशन वीडियो में आइए आपका स्वागत है। चलिए हम लोग क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। तो ये क्वेश्चन कहता है कि भारत का जो है संविधान वह 26 नवंबर 1949 को क्या किया गया था, अंगीकार किया गया था। इसीलिए 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है, तो याद रखना है कि संविधान दिवस के रूप में अब मनाया जाता है। और इसके अलावा 26 नवंबर को और एक और दिवस मनाया जाता है, जैसे कि इसको नेशनल मिल्क डे मनाया जाता है। जबकि वर्ल्ड मिल्क डे पूछेगा तो याद रखना है कि 1 जून को मनाया जाता है। याद रखना है कि 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे मनाया जाता है, जबकि 26 नवंबर को नेशनल मिल्क डे मनाया जाता है, यानी कि राष्ट्रीय दूध दिवस, जो कि वही दूध दिवस जिसके वर्गीस कुरियन को इसके पिता कहा जाता है, यानी कि मिल्क मैन ऑफ इंडिया वर्गीस कुरियन को कहा जाता है। और अगर मिल्क से आप क्वेश्चन आ गया तो याद रखना है कि मिल्क में क्या नहीं पाया जाता है, तो विटामिन सी, और विटामिन सी या प्लस इसमें क्या होता है कि लोहा नहीं पाया जाता है। जबकि दूध में अगर पाया जाने वाला प्रोटीन की बात करेगा तो याद रखिएगा कौन सा प्रोटीन है, तो केसिन प्रोटीन दूध में पाया जाता है। और अगर मतलब और सफ़ेद रंग किसके कारण होता है, यही कि केसिन के कारण ही होता है। जबकि पीला रंग अगर पूछेगा किसके कारण होता है, तो याद रखना है आपको कि क्या है, कैरोटीन के कारण होता है। कैरोटीन के कारण इसका रंग पीला होता है। और यही दूध का जो और दूध को पचाने वाला कौन सा एंजाइम होता है, तो याद रखना है कि रेनिन होता है। कौन सा होता है, तो रेनिन होता है, दूध को पचाता है, जो कि दूध के जो आए हुए प्रोटीन को, केसिन के, याद रखना है रेनिन और प्लस केसिन आपस में जब मिलता है तो किस चीज़ का निर्माण करता है, तो कैल्शियम पैराकेसिनेट का निर्माण करता है। और कि यही कैल्शियम पैराकेसिनेट विटामिन ए के रूप में संचित होकर कहाँ पे, लीवर में जमा रहता है। याद रखेगा। जबकि अभी दूध उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान कौआ हो गया है, तो प्रथम स्थान हो गया है। जबकि भारत में अगर बात करेंगे तो दूध में कौन सा हो गया रहा, तो याद रखना है अभी कुछ पहले मतलब वह यूपी चल रहा था, उत्तर प्रदेश, लेकिन अब याद रखना है कि आपको राजस्थान कौन सा हो गया है अभी, अब याद रखना है तो राजस्थान अब प्रथम स्थान पे हो गया है दूध उत्पादन में। याद रखने का। और सबसे अधिक मतलब दूध के अथी में के वसा किसमें पाया जाता है, तो रेंडियर के दूध में वसा की मात्रा ज़्यादा रहता है। याद रखना है। चलिए अब कुछ सीट से वापस संविधान पे ही आते हैं, क्वेश्चन में आगे निकल गए हम लोग। तो क्वेश्चन ये है, तो इसी दिवस को मनाया जाता है। बात करते हैं इस मतलब जब, और इसका हालांकि इसका मतलब जो अंतिम बैठक हुआ था, कहा हुआ था 24 जनवरी को, 24 जनवरी 1950 को क्या किया गया था, इसमें अथी किया गया था। और इसी दिन क्या किया चुना गया था, मतलब ऐसे राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, जबकि और प्रधानमंत्री के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू को। ये चीज़ याद रखना है। और याद रखना है 24 जनवरी को ही मतलब राष्ट्रीय गान जन गण को अपनाया गया था। जबकि वंदे मातरम को याद रखना है वह 26 जनवरी को 1950 को अपनाया गया। 26 जनवरी 1950 को संविधान क्या हुआ कि मतलब वो थी अंतिम रूप से भारत में, यानी कि लागू हो गया था। अब बात करते हैं कि संविधान में उस समय लागू हुआ था कितना, उसमें सब भाग थे, तो भाग याद रखना है टोटल कितने थे, तो 22 भाग था। याद रखना है। जबकि अनुसूची की अगर बात करेगा तो इसमें अनुसूची 8 गो ही इसमें था। याद रखना है। और जबकि अनुच्छेद कितना 395 अनुच्छेद थे। अब बात करते हैं ये 8 अनुसूची था, तो याद रखना है कि जबकि 9वां अनुसूची कौन सा जोड़ा गया, तो उसको पहला संविधान संशोधन 1951 में ही जोड़ा गया था। यह भू सुधार यानी कि मतलब और भूमि सुधार वगैरह से संबंधित था। तो इस तरह से क्या हो गया, 9 अनुसूची हो गया। जबकि 10वां अनुसूची कब जोड़ा गया, तो याद रखना है कि 52वां संविधान संशोधन 1985 में। कब जोड़ा गया था, 1985 में 52वां संविधान संशोधन, जो कि दल बदल से संबंधित था। 10 से 10 और 10 से दल बदल आपको याद रखना है, यही चीज ठीक है। तो ये हो गया इस तरह, 85 में जुड़ गया, तो इस तरह का हो गया, तो 10 गो हो गया। जबकि 11वां किससे, तो ग्राम पंचायत से जोड़ा गया। इसको कब जोड़ा गया, तो याद रखना है कि 73वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया। जबकि अधिनियम कहेगा तो याद रखना है कि आपको 93 हो जाएगा। तो ये इसको इस तरह से आपको ग्राम पंचायत जुड़ा तो 11वां में जोड़ देगा। उसी तरह से 12वां अनुसूची अगर बात करते हैं तो नगर पालिका से सब मतलब उसको जोड़ा गया, यानी कि कौवा संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। तो आपको याद रखना है कि 74वां संविधान संशोधन 1993 के तहत, और अधिनियम भी पूछेगा तो 93 ही होगा आपको। तो इस तरह से इसमें 12वां जो कि नगर पालिका से संबंधित है, इसमें जोड़ दिया गया। याद रखना है। जबकि नगर पालिका में कितने विषय है, तो 18 विषय है। उसी तरह से ग्राम पंचायत में याद रखना है तो कितना है, तो 29 विषय है और विषय है। जबकि ग्राम पंचायत को कितना भाग में रखा गया है, तो याद रखना है कि भाग 9 में रखा गया है। जबकि भाग 9 के क में कितना, 9 के क में याद रखना है कि इसको नगर पालिका को रखा गया है। जबकि 9 के ख में सहकारिता मतलब समिति का मतलब इसके बारे में है, यानी VBI सहकारिता समिति वाला। बात करते हैं राष्ट्रीय पंचायत दिवस कहिया मनाया जाता है, तो 24 अप्रैल को। याद रखना है कहिया, तो 24 अप्रैल को पंचायती दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इस तरह से आपने देख लिया कि टोटल अभी मतलब अभी भी याद रखना है कि भाग 22 ही है, लेकिन
उसमें बीच बीच में कुछ खंड जोड़ दिया गया। जैसे कैसे कि 4 का क जोड़ा गया, 4 का क कहने का मतलब है मूल कर्तव्य वाला वो जोड़ दिया गया। इसके अलावा मतलब देखा अभी आपने मतलब क्या था 9 के याद है 9 के क वाला में इस तरह से जोड़ दिया गया नगर पालिका को। तो इस तरह से बीच बीच में कुछ कुछ जोड़ा। तो इस तरह से अभी टोटल लगभग कहीं कहीं आपको मिलेगा बुक में कि 25 अभी भाग हो गए हैं। टोटल कितने भाग हुए हैं तो 25 है, जबकि अगर मूल रूप से देखा जाए तो 22 ही अभी भाग है। जबकि हमने आपको अभी बताया कि मूल रूप में कितना अनुसूचित है तो 8 ही था, और अभी वर्तमान में कितना हो गए हैं तो 12 अनुसूची हो गई है। जबकि अनुच्छेद की हमने बताया कि मूल में कितना था 395 अनुच्छेद थे, और अभी अगर हिसाब से देखा जाए तो ये लगभग 460 के मतलब क्या हो गया कि प्लस पार कर गया है अनुच्छेद की अगर बात करेंगे तो। जबकि याद रखिएगा अनुच्छेद कहाँ से लिया गया है तो जापान से लिया गया है। जबकि और एक चीज़ आपको इसमें आपको हम बता देते हैं, तो ये इसमें था। अब बात करते हैं कि जो 12 अनुसूचियाँ थी तो 12 अनुसूचियाँ अब हाँ ये जो था संविधान के निर्माण होने में कितना समय लगा था तो 2 साल कितना हुआ था तो 2 वर्ष 11 महीना कितना हुआ था 11 महीना और कितने दिन लगा था तो 18 दिन का आपको समय लगा था इसको निर्माण होने में। लगभग इसमें कितना हुआ था 63,96,000 कुछ रुपए का खर्च हुआ था, यानी कि लगभग 64 लाख रुपए खर्च इसमें याद रखना है कि संविधान निर्माण होने में लगा था। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे जो कि हमने बताया आपको कि 12 अनुसूचियाँ होती है। अब देख लेते हैं 12 अनुसूचियाँ में पहला अनुसूची में क्या कहता है तो पहला अनुसूची कहता है भारत एक राज्यों का संघ है। जबकि दूसरा अनुसूची में याद रखना है कि सभी तरह के मंत्रियों की इसमें क्या कहा गया तो वेतन भत्ता पेंशन के बारे में बताया गया। जबकि तीसरा अनुसूची में याद रखना क्या करना है कि शपथ के बारे में दर्शाया गया। उसी तरह से चौथा अनुसूची जो है तो याद रखना है चौथा अनुसूची में राज्यसभा के सीटों के बारे में दर्शाया। तो आपने देखा कि चौथा अनुसूची में राज्यसभा का सीट के बारे में दर्शाया गया। उसी तरह पांचवा अनुसूची में याद रखना है कि आपको SC प्लस ST के विशेष मतलब ऐसे व्यवस्था के बारे में दर्शाया गया। उसी तरह से छठा वाला में अगर बात करेंगे तो इसमें से असम मेघालय त्रिपुरा और मिजोरम ये 4 राज्यों का बारे में प्रशासनिक क्षेत्र का बताया गया, यानी कि असम मेघालय त्रिपुरा और मिजोरम के बारे में इसमें दर्शाया गया। जबकि 7वीं अनुसूची में याद रखना है कि 3 तरह का देखने को मिलती है। 7वां अनुसूची में 3 तरह का सूची है याद रखना है कि, यानी कि एक है संघ सूची है और दूसरा क्या है वह राज्य सूची है, और तीसरा याद रखना है कि समवर्ती सूची है। समवर्ती सूची आपको इसमें के देखने को मिलेगा। तो याद रखना है कि जो संघ वाला हो गया तो सिर्फ इसमें केंद्र सरकार कानून बनाती है, और राज्य सूची में क्या है कि अपना राज्य सरकार बनाती है। जबकि समवर्ती सूची में इसमें दोनों मतलब अपना इसमें कानून वगैरह बनाते हैं, लेकिन जब दोनों में मतभेद हो जाता है तो केंद्र को क्या होता है कि महत्व ज़्यादा दिया जाता है। तो ये हो गया आपका 8वीं अनुसूची में बात करेंगे तो याद रखना है कि 8वीं में क्या है कि भाषा है। 8वीं में क्या है कि भाषा है, और हमने आपको 9वां में आपको बताया ही था कि इसमें रखा गया आपको भूमि सुधार और संपत्ति को, और 10वां में दल बदल हो गया, 11वां में ग्राम पंचायत हो गया, और 12वां में नगर पालिका हो गया इसमें। अब देख लेते हैं यहाँ पे जो कि भाषा के रूप में हमने आपको बताया कि 8वां में क्या किया गया है कि भाषा को रखा गया था। जबकि मूल भाषा कितना था उसमें याद रखना है कि 14 भाषा था, और 15वां के रूप में भाषा के रूप में कौन था तो सिंधी भाषा को जोड़ा गया। कब जोड़ा गया तो याद रखना है 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत सिंधी भाषा को इसमें जोड़ दिया गया। तो इस तरह कितना हो गया 15 हो गया। उसके बाद फिर नमक को जोड़ा गया। नमक कहने का मतलब है यह ट्रिक है, यानी कि न से नेपाली, म से मणिपुरी या क से कोंकणी है। तो ये कब जोड़ा गया तो याद रखना है कि 71वां संविधान संशोधन के तहत इसको कब जोड़ा गया तो 71वां संविधान संशोधन 1992 याद रखना 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत इसको जोड़ दिया गया। तो इस तरह से 15 3 कितना हो गए तो 18 हो गए। उसी तरह से आपको फिर उसके बाद में जोड़ा गया 4 और हो गया, तो 4 गो और जोड़ा गया। उसमें से उसको बोला जाता है कि बोर्ड मास, याद रखना है कौन सा होता है बोर्ड मास, यानी कि बोडो और डोगरी मैथिली और संथाली ये 4 भाषा को जोड़ा गया। कौवा संविधान संशोधन याद रखना है 92 संविधान संशोधन 2003 में इसको जोड़ दिया गया। इस तरह से टोटल भाषा कितने हो गए तो आपको 22 भाषा हमने आपको बता दिया। जबकि भाषा की अगर बात करेगा भाग कितना में रखा गया है तो 17 में भाग में रखा गया है। और अनुच्छेद कहाँ से कहाँ आता है तो 343 से कितना 343 से लेकर 351 तक आता है, क्योंकि 352 हम जानते हैं कि अब यह आपातकाल में घुस जाएगा। तो इस तरह से आपको इसमें भाषा के बारे में बतलाया गया, यानी कि भाषा में यह 343 हो गया। तो इसमें एक राजभाषा के बारे में बताया गया है। जबकि 344 में याद रखिएगा इसमें एक राजभाषा आयोग राष्ट्रपति बनाता है, और जबकि 345 अनुच्छेद में कहता है कि अपना राज्य चाहेगा तो इन भाषाओं में से क्षेत्रीय जो 8वें अनुसूची में जो भाषा उनमें से अपना एक या एक से अधिक भाषाओं का ऑफिशियल कामकाज के लिए यूज कर सकता है, यानी कि उपयोगी बना सकता है।
और उसी तरह से 346 अनुच्छेद में कहता है आपको कि 2 या 2 से अधिक राज्य चाहेगा तो इनमें से मैं अपना भाषाओं का ऑफिशियल बना के आदान प्रदान एक दूसरे से कामकाज में ऑफिशियल में कर सकता है। उसी तरह से 348 अनुच्छेद कहता है, 348 अनुच्छेद आपको सुप्रीम कोर्ट के क्या है भाषा वगैरह के बारे में बताता है। और हाई कोर्ट का भाषा यानी कि उस तब का उसका क्या चीज रहेगा, अंग्रेजी ही रहेगा। लेकिन अभी देखा आपने केरल एक क्षेत्रीय भाषा के रूप में मलयालम में अपना प्रकाशित किया हुआ था अपना निर्णय को। तो उस तरह से भारत का वह पहला राज्य बन गया है। और अगर भाषा के अभी अभी कल याद रखिएगा आपको क्या चीज़ था, याद रखना है तो 14 सितंबर तो आपको हिंदी दिवस के रूप में मनाया गया 14 सितंबर। हालांकि अंगीकार किया गया था 14 सितंबर किया गया था 1949 को अथी किया गया था अंगीकार हिंदी को राजभाषा के रूप में। और उसी तरह से विश्व हिंदी दिवस की बात करेगा तो आपको याद रखना है कि 10 जनवरी होता है विश्व हिंदी दिवस, 10 जनवरी आपको हिंदी दिवस के रूप में मनाई जाती है। तो चलिए इस तरह से आपको कुछ हमने उससे इम्पोर्टेंट जो था हमने जुड़ा हुआ आपको हमने बता दिया। हालांकि हमने 22 भाग तो बारे में बताया था, कुछ मुख्य भाग जान लेते हैं। भाग 1 में कहता है भारत एक राज्यों का संघ है, उसमें अनुच्छेद 3 मतलब 1 से लेकर जितना 4 तक आता है। भाग 2 में क्या रखा गया है, नागरिकता, नागरिकता में 5 से लेकर 11 तक ले अनुच्छेद मिलेगा। भाग 3 में मौलिक अधिकार है, 12 से लेकर 35 तक ले इसमें मिलेगा। भाग 4 में याद रखेगा DPSP है यानी कि राज्य का नीति सिद्धांत, यह 36 से लेकर आपको 51 में मिलेगा। भाग 5 में जो सबसे बड़ा भाग 5 को जाना जाता है, 52 से लेकर 151 तक यह आपको इसमें अनुच्छेद देखने को मिलेगा, याद रखेगा। और 6 में क्या है, यह राज्य के बारे में मतलब अथी दिया गया। तो उसमें 6 वाला में कितना है, 6 वाला में याद रखेगा, जबकि उसमें अनुच्छेद 152 से लेकर इसमें 237 तक ले आ जाता है। और 8वां अनुच्छेद में याद रखेगा उसमें ये 6वां संघ और राज्य के बारे में आता है। 9वां में हम आपके 9 में याद रखेगा ग्राम पंचायत को हमने बता दिया अनुच्छेद, वो मतलब याद रखेगा अनुच्छेद इसमें 243 में क से लेकर इसका 9 तक ले चला जाता है। उसी तरह से 9 के क आता है जो कि मतलब आपको नगर पालिका आता है। तो अनुच्छेद 243 में इसमें त से लेके य और 6 तक ले इसमें देखने को मिलता है। उसी तरह से संविधान में कुछ और मुख्य है, 12 में याद रखिएगा संपत्ति को ही रखा गया। उसी तरह से आपको 15 में निर्वाचन के बारे में रखा गया यानी कि 324 से लेकर 329 तक ले इसमें देखने को मिलेगा। और 17 में हमने आपको बता दिया कि भाषा 343 से लेकर 351 तक ले यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। उसी तरह से अ से 18 अ से आपातकाल होता है, अ से 18 अ से आपातकाल होता है, यह 352 से लेकर 360 तक इसमें आपको देखने को मिलेगा। और उसी तरह से भाग 20 में संविधान संशोधन है, वह 368 अनुच्छेद से देखने को मिलेगा। जबकि संविधान संशोधन 368 यह कहाँ से लिया गया है, तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। चलिए अब क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि भारत में राज्य का राजनीतिक शक्ति का मुख्य स्रोत कौन सा है, तो याद रखेगा वह संसद ही है जो कि यहाँ मुख्य स्रोत के रूप में जाना जाता है। अब संसद की याद रखना है तो कितना अनुच्छेद में है, तो याद रखेगा ये हो गया संसद में। तो संसद में आपका अनुच्छेद कितना मिलेगा, तो 79 में संसद का थी। और इसके 3 अंग होते हैं, तो याद रखना इसके 3 अंग जो होते हैं संसद के, ये 3 अंग हो गया। तो उसमें से 79 में क्या हो गया आपका संसद हो गया। उसी तरह से 80 में क्या हो गया आपका राज्यसभा हो गया, 80 वाला में राज्यसभा हो गया। और 81 वाला में याद रखिएगा तो लोकसभा देखने को मिलेगा। जबकि 52 में क्या है आपको राष्ट्रपति का है। तो याद रखिएगा राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा यही मिलाकर क्या होता है संसद का मतलब गठन, मतलब के ये तीनों अंग है। और उसी तरह से अगर बात करेंगे संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन से लिया गया है, जबकि संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन से है। और उसी तरह से विधि निर्माण की प्रक्रिया मतलब याद रखना विधि निर्माण की प्रक्रिया भी ब्रिटेन से है। और लेकिन विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जैसे ही कहेगा कि स्थापित प्रक्रिया यह कहाँ से स्थापित प्रक्रिया, तो यह कहाँ से है, तो जापान से लिया गया है। जबकि एकल नागरिकता भी आपको ब्रिटेन से ही मिलेगा। जबकि राष्ट्रपति का जो पद है, पद हमने क्या बोला आपको, पद यानी कि वह भी ब्रिटेन से ही है। और पद जबकि और जो पद हो गया तो ब्रिटेन से है। लेकिन राष्ट्रपति का निर्वाचन कहेगा तो याद रखेगा निर्वाचन अमेरिका से लिया गया है। लेकिन निर्वाचक अगर मंडल की बात करेगा, निर्वाचक मंडल का, तो यह आयरलैंड से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम लोग बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है कि राज्य का नीतिगत तत्व का कार्य क्या है, संविधान को क्या करना है कि सामाजिक परिवर्तन के लिए क्रांति का रूप देना है। यानी कि ये भाग कितना में है, भाग 4 में है। अनुच्छेद इसका 36 से 51 तक आता है। राज्य का नीति सिद्धांत यानी कि DPSP के रूप में इसको हम लोग बोलते हैं अंग्रेजी में। और याद रखना है यह कहाँ से लिया गया, तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और यह क्या होता है कि राज्य सरकार के ऊपर डिपेंड करता है उसके संसाधनों
क्वेश्चनों के ऊपर, तो आपको उतना मोहित करा सकता है। तो यही आपको 36 से लेकर इसमें 51 तक में देखने का मिलता है, जिसमें से मुख्य रूप से अगर बात करेंगे तो 40 में आपको ग्राम पंचायत के बारे में है और 45 में है निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था। किसके लिए? वही आंगनबाड़ी वाला के लिए, यानी कि आड़ी बाड़ी, और 0 से 6 वर्ष के बच्चा के लिए निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था। लेकिन याद रखेगा, लेकिन 6 से जब 14 वर्ष की बात पूछेगा तो याद रखेगा 6 से 14 वर्ष में तो वह मौलिक अधिकार में चला जाता है। जो अनुच्छेद की अगर बात करेगा तो 21 के क में उसमें उसको रखा गया है। लेकिन यहाँ पर डीपीएसपी में याद रखेगा तो वह यहाँ पर रखा गया। और छात्रवृत्ति वगैरह देखा जाता है कि आपको कुछ ये सब वगैरह दिया जाता है, वृद्धा पेंशन वगैरह, और राज्य सरकार के ऊपर डिपेंड करेगा। संसाधन होगा तो देगा, नहीं मन करेगा तो नहीं देगा। जैसे अभी आपने ग्रेजुएशन में देखा होगा, बिहार सरकार बोलता है कि अगर लड़कियाँ पास करेगी तो उसको कितना 50,000 रुपये मतलब दी जाएगी प्रोत्साहन राशि के रूप में। तो ये है राज्य का निःशुल्क सिद्धांत में, याद रखना है इसमें। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आंतरिक अस्वस्थ मतलब व्यस्तता के कारण, यानी कि अशांति के कारण 1975 में क्या हुआ था, पहली बार आपातकाल लागू किया गया था। जबकि आपातकाल कहाँ से लिया गया है, तो याद रखना है कि जर्मनी से लिया गया है। लेकिन जैसे ही आपातकाल लागू होता है तो आपको मौलिक अधिकार का क्या हो जाता है कि निलंबन हो जाता है। तो जैसे ही निलंबन होता है, वह किस देश से लिया गया है, तो याद रखिएगा वह कहाँ से है, तो आपको फ्रांस से लिया गया है मौलिक अधिकार का निलंबन। और निलंबन कौन करता है, तो याद रखना है कि कभी भी आपको राष्ट्रपति ही निलंबित करते हैं आपके मौलिक अधिकार का, आप संसद मत मार दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर याद रखिएगा, जबकि मौलिक अधिकार में अब अल्पीकरण नहीं हो सकता है, जबकि यह मूल अब मतलब भाई इसमें कोई तरह का मूल ढांचा में परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि कमी नहीं किया जा सकता, बल्कि उसमें और वृद्धि किया जा सकता है, क्योंकि कमी एक बार किया जा चुका था। पहले मौलिक अधिकार कितने थे, 7 था, लेकिन जैसे उसको मतलब याद रखिएगा 44वां संविधान संशोधन किया गया, और 44वां संविधान के तहत क्या किया, संपत्ति को हटा दिया गया, संपत्ति का अनुच्छेद 31 के में से हटा दिया गया। और साथ ही साथ 19 का याद रखेगा, 19 का ई में से इसको क्या किया गया, हटा दिया गया। तो इस तरह से यहाँ से हट गया और इसको अनुच्छेद 300 के क में रख दिया लोग, भाग कितना में, तो 12 में रख दिया गया। तो इस तरह से 7 से अब घट करके मौलिक अधिकार कितने हो गए, 6। लेकिन अब 6 से घट करके 5 आपको नहीं हो सकते, बल्कि 6 से बढ़ा करके 7, 8, 9 आपको आगे समय के अनुसार संशोधन करके इसमें लाया जा सकता है, याद रखना। जबकि मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया, तो अमेरिका से लिया गया है। हालांकि यह क्वेश्चन अभी हम लोग आपातकाल पे है, तो चलिए पुनः आपातकाल पे आते हैं। तो आपातकाल हमने आपको बताया अ से आपातकाल, अ से 18 भाग में रखा गया है। अनुच्छेद की बात करेंगे तो 352 याद रखें हैं, यह राष्ट्रीय आपातकाल, 356 हो गया राष्ट्रपति शासन, और 360 आपका हो गया वित्तीय आपातकाल। इसको कहने का मतलब है ये 1 हो गया, और ये 2 हो गया, और ये आपका मतलब ये 3 हो गया। ये हम इस तरह से आपको हम बताएंगे इसमें से ट्रिक में। अब इसको थोड़ा सा देर के लिए आप याद रख सकते हैं। 122 कहने का मतलब है, यानी कि 352 के नीचे 1 है, यानी कि राष्ट्रीय जो आपातकाल होगा 1 महीने के अंदर अनुमोदन होना चाहिए। जबकि ये जो दूसरा जो ये 356 लिखा है, इसको राष्ट्रपति शासन कहा जाता है, या याद रखना, या राज्यपाल शासन कहा जाता है। तो यह क्या होगा आपको कि ये राज्य में ही लगेगा। तो इस तरह से यह 2 महीने के अंदर अनुमोदन होना चाहिए। जबकि वित्तीय आपातकाल 360 है, वह भी 2 महीने के अंदर अनुमोदन होना चाहिए। लेकिन अंतिम कब तक लगा रहेगा कोई निश्चित नहीं कहा गया। हालांकि अभी तक वित्तीय आपातकाल एक बार भी नहीं लगा है, जबकि राज्यपाल शासन अनेक राज्यों में कई बार लग चुका है। उसी तरह से राष्ट्रीय आपातकाल अभी हमने याद रखा है, देश में पोर्टल कितने बार लग चुका है, तो 3 बार लग चुका है। अब 3 बार कब कब लगा हुआ है तो आपको हम बता देते हैं। पहली बार लगा था वो भारत चाइना के युद्ध के समय लगा था, 1962 में लगा हुआ था। जबकि दूसरी बार कब लगा था, तो 1971 में लगा हुआ था। किसके कारण, तो बांग्लादेश की आज़ादी के समय भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था, तो ये दूसरा बार। जबकि ये तीसरा बार जो हुआ, इंदिरा गांधी लगा दी हुई थी, ये 1975 में। किसके कारण लगा दी थी, तो आंतरिक अशांति के आधार पर इसने लगा दी हुई थी। तो आपको ये चीज़ याद रखना है कि किसमें आंतरिक अशांति के आधार पर यह तीसरी बार लगाया गया था। और ये याद रखिएगा, जब आंतरिक अशांति था, लेकिन इसको जैसे ही 44वां संविधान संशोधन किया गया। अब देखना है यहाँ पे 44वां संविधान में बहुत सारा चीज़ का संशोधन करने को मतलब इसमें आपको देखने को मिलेगा। तो याद रखना, 44वां संविधान संशोधन में क्या किया गया कि ये जो कि है आंतरिक अशांति के आधार पे मतलब आधार पे ऐसी हटा करके इसको क्या किया गया कि सशस्त्र विद्रोह के रूप में इसको जोड़ दिया गया। यानी कि अब सशस्त्र अगर विद्रोह होगा तभी जाके क्या होगा कि राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा। क्योंकि अगर सशस्त्र विद्रोह हो, यानी कि किसके, यानी कि भारतीय ही व्यक्ति के द्वारा कोई ना कोई सेना से अगर मतलब हथियारों के साथ युद्ध हो जाएगा तब होगा। और वैसी स्थिति में हाँ ये हो गया। और दूसरा क्या कहा गया कि मंत्रिमंडल के क्या होगा कि लिखे सिफारिश पे ही अब क्या होगा कि आपको आपातकाल लगेगा।
गया। मंत्रिमंडल इसमें सबको जोड़ दिया गया, मंत्रिमंडल को याद रखना है और इसके लिखित सिफारिश पे ही होगा। और साथ ही साथ ये मतलब इसमें 44वां संविधान संशोधन में कहा गया कि लोकसभा जो विधानसभा का हो गया था 6 वर्ष का हो गया था कार्यकाल, तो उसको 6 वर्ष से फिर घटा करके 5 वर्ष का कर दिया गया। साथ ही साथ ये 44वां संविधान संशोधन में हमने आपको बताया कि संपत्ति को भी घटा दिया गया। और याद रखना है ये 44वां संविधान संशोधन भी है। 44वां संविधान संशोधन के तहत कहा गया कि अब संसद 1 महीने के अंदर क्या होगा कि अनुमोदित करेगा। अब अनुमोदित करेगा। अब आपको बता देते हैं कि अनुच्छेद 352 जैसे ही राष्ट्रीय आपातकाल 352 लगाया जाता है, यानी कि बिल यानी कि विधेयक जैसे ही अपना विधेयक आता है संसद में, तो साथ ही साथ अनुच्छेद 358 भी लगता है। जैसे 358 अनुच्छेद लगता है, आपको याद रखेगा आपका जो 19 आर्टिकल है, जो विभिन्न तरह की स्वतंत्रता जो 6 तरह का दिया गया है, वह सभी के सभी क्या होता है आपका समाप्त हो जाता है। जैसे ही संसद इसको 1 महीना के अंदर अनुमोदन कर देता है तो याद रखेगा यह 359 अनुच्छेद लागू हो जाता है। और 359 अनुच्छेद ही आपको क्या करता है कि जो 20-21 को छोड़कर बाकी सभी को निलंबित कर देता है। याद रखना है कि 20 और 21 हमेशा यह लागू रहता है, यानी कि आपातकाल के समय में भी आपको रहेगा। ये 20-21 को छोड़कर बाकी सभी को क्या करता है कि समाप्त कर देता है। 19 तो पहले ही समाप्त था, लेकिन यहाँ आंतरिक जैसे कहा था आंतरिक मतलब व्यस्तता के कारण, यानी कि सशस्त्र अगर विद्रोह होगा तो याद रखना है सिर्फ सशस्त्र विद्रोह के समय ही अनुच्छेद 19 समाप्त आपका नहीं होगा। याद रखना है, यानी कि यह जब लगेगा तो 358 इसमें 358 याद रखना है कितना 358 आपको आर्टिकल नहीं लगेगा। जैसे ही 352 आपको आएगा तो यह 358 नहीं लागू होगा, सीधे सीधे आपको लागू होगा 359 अनुच्छेद लागू होगा, जो 20-21 को छोड़ करके साथ ही साथ 19 को भी छोड़कर सभी को निलंबित कर देगा। क्योंकि 19 क्या है, विभिन्न तरह की बोलने की स्वतंत्रता आपका, क्योंकि पहिलका में है बोलने की स्वतंत्रता, दूसरिका वगैरह में शांतिपूर्ण ढंग से क्या है कि संघ बनाने की स्वतंत्रता, यानी कि और तीसरिका में और दूसरिका में क्या है कि मतलब अपना पहिलका में बोलने की स्वतंत्रता हो गया और दूसरिका वाला में क्या हो गया कि सभा वगैरह बिना हथियार के करने की स्वतंत्रता। तीसरिका में संघ बनाने की, यानी कि पार्टी अपना बनाने की स्वतंत्रता, यानी कि एक व्यक्ति को अगर हम बोलने की आज़ादी ही छीन लेंगे उस समय जब सशस्त्र विद्रोह हो गया है, यानी कि सेना में क्या होगा कि विद्रोह हो गया, वैसे स्थिति में उस व्यक्ति का हम बात ही नहीं सुनेंगे, यह विद्रोह और आगे बढ़ता चला जाएगा। तो इसीलिए उसको कहा गया कि नहीं 19 आपको दी रहेगी, यानी कि यह जीवित रहेगा आपका। और ये चीज़ जिसके कारण विद्रोह को क्या हो जाए फिर जल्द से जल्द उसकी समस्या का समाधान करके समाप्त किया जा सके। तो ये यहाँ पर इसमें दर्शाया गया। तो ये आपको याद रखना है कि जब भी आंतरिक और अशांति सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगेगा तो 358 आर्टिकल नहीं लगेगा, यानी कि वैसी स्थिति में एक ऐसा इमरजेंसी जहाँ 3 गो मौलिक मतलब मूल अधिकार जीवित रहते हैं, 19 रहते हैं, 20 रहते हैं और 21 रहते हैं, वरना बाकी समय के सभी भी राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा बाहरी देशों के आक्रमण के आधार पर। तो याद रखेगा उसमें सिर्फ 20 और 21 ही आपको क्या रहता है कि जीवित रहता है। और जैसे आपातकाल खत्म होता है मतलब खत्म होता है, या फिर से वापस याद रखेगा लागू हो जाता है अपने आप ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का होता है कि मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है जबकि मुद्रा, याद रखना है, जबकि मुद्रा आपूर्ति की जो दर होती है वह जीडीपी से अधिक हो जाती है तभी यह होती है। मुद्रास्फीति का मतलब याद रखिएगा ये मतलब महंगाई का क्या हो जाना, बढ़ जाना, यानी कि उत्पादन जब घट जाता है और मुद्रा का वैल्यू गिर जाता है, क्या हो गया मतलब मार्केट में मुद्रा बढ़ गया मतलब क्या हो गया कि तरलता मार्केट में काफ़ी ज़्यादा अधिक मात्रा में हो गया। इसके कारण यह उत्पन्न होता है। अब बात है उसमें तरलता को कमी करके क्या किया जाता है कि मुद्रास्फीति को कंट्रोल की जाती है, यानी कि महंगाई को कम की जाती है। आपको ये चीज़ याद रखना है। इसके पीछे भी कई सारे और रीजन है, जैसे कि बैंक रेट वगैरह क्या होता है कि इसमें ये आपको बढ़ा दिया जाता है। तो बढ़ा जाने से क्या होता है कि लोन वगैरह आप लोग कम लेते हैं, जिसके कारण मार्केट में कम आता है पैसा, उसके कारण ही क्या होता है कि अब यहाँ पे कंट्रोल देखने को मिलता है। बात कर लेते हैं यहाँ पे जीडीपी के ऊपर में। तो याद रखिएगा ये जो हो गया हमारा जीडीपी में है, आपको ये चीज़ आपको याद रखना होगा। तो कैसे, जबकि देश के सीमा के भीतर क्या है, देश के सीमा के भीतर यानी कि एक निश्चित अवधि में 1 वर्ष के अवधि में क्या होता है कि उत्पादित मतलब सभी वस्तुओं का मूल्य और साथ ही साथ सभी मतलब सेवाओं का मूल्य को दोनों को मिलाकर ही क्या कहा जाता है जीडीपी। यानी कि इसके भीतर में क्या था भारतीय, याद रखना है कि मतलब इंडियन और प्लस जो फॉरेन होते हैं वो दोनों व्यक्ति के द्वारा कहीं ना कहीं यहाँ पे सामान का भी उत्पादन किया गया और उसका अंतिम मूल्य निकाला गया, साथ ही साथ सेवा दिया गया। तो यही
होता है कि भारत के सीमा के भीतर, हमने भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों को नहीं बोला जो कि भारतीय है, ये चीज़ याद रखना है कि भारत के भीतर ही मतलब व्यक्ति में जिसमें इंडियन और फॉरेन या विदेशी व्यक्ति है उसके द्वारा यह क्या किया गया, उत्पादित एक वर्ष में किया, वही क्या हो जाता है आपका जीडीपी हो जाता है। याद रखना है कि जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि सकल घरेलू उत्पाद होता है। याद रखना है, जबकि जीडीपी ही किसी भी देश का क्या होता है कि विकास दर को बताता है, उसकी आर्थिक स्थिति वगैरह कैसा है, ये चीज़ आपको जानना होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जीडीपी के बाद में एक जीएनपी होता है, आपको जीएनपी होता है। ठीक है, तो जीएनपी जैसे ही होता है तो जीएनपी बराबर, इसको फार्मूला आपको यहाँ पर हम लिख देते हैं, याद रखिएगा जीएनपी। तो जीएनपी बराबर हो जाता है आपको जीडीपी, जीडीपी प्लस में एक्स मतलब क्या हो गया, यानी कि भारतीय व्यक्ति द्वारा मतलब भारत में कमा के लाया गया पैसा, और जबकि ये एम क्या हो गया आपका विदेशी व्यक्तियों के द्वारा, तो इसमें से घटा दिए। कहने का मतलब जो था कि हमारा जो कि भारत का जो सीमा रेखा था इसमें याद रखेगा, तो जो भारत के हम अपना सीमा रेखा के अंदर में यानी कि जीडीपी यानी कि जो भारत और विदेशी व्यक्तियों के द्वारा किया गया, तो जब जीएनपी निकालते हैं तो एक्स मतलब क्या होगा, विदेशी व्यक्तियों को जो भी भारत में सेवा वगैरह दिया था, उत्पादित किया था, उसका मूल्य को घटा देते हैं। मतलब इसमें से एक्स मतलब क्या होगा, विदेशी मतलब विदेश में रहने वाले जितने सारे भारतीय व्यक्ति हैं उसको क्या होता है कि इसमें हम अपना भारत के सीमा की रेखा के अंदर मूल्य में ला लेते हैं, और जो एक्स एम जो है यह विदेशी व्यक्तियों के द्वारा क्या है इसमें से घटा देते हैं, तो ये क्या निकल जाता है कि जीएनपी निकल जाता है। तो ये आपको हमेशा इसमें याद रखना होगा कि जीएनपी बराबर होता है जीडीपी प्लस एक्स माइनस एम। एक्स मतलब एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है, यानी कि भारतीय व्यक्ति जो कि भारत से बाहर रह रहे हैं, अमेरिका वगैरह जापान में ये सब जो अपना सेवा दिए है, तो उसको भी मूल्य को जोड़ लेते हैं, और ये भारत के भीतर में जो भी विदेशी व्यक्ति है उसको घटा देते हैं, तो यह हमारा क्या निकल जाता है, जीएनपी निकल जाता है। और जबकि एक एनएनपी भी होता है, आपको याद रखना है। एनएनपी कहने का मतलब होता है, देखिए यहाँ पे फॉर्मूला इसका भी होता है एनएनपी, एनएनपी। तो एनएनपी बराबर आपको याद रखिएगा जीएनपी, जीएनपी माइनस क्या होता है, ये आपका मूल्य ह्रास होता है, मूल्य ह्रास होता है। तो याद रखना है मूल्य ह्रास मतलब क्या हुआ, कोई वस्तु अगर बना वगैरह था तो थोड़ा अंतिम रूप से क्या होता है कि वो बिकता भी नहीं है, क्यों, क्योंकि वह टूट फूट जाता है, तो टूट फूट वगैरह ये सब वस्तुओं को क्या किया जाता है कि उसको घटा लिया जाता है। तो यही होता है आपका एनएनपी निकल जाता है, यानी कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, यही होता है हमारा शुद्ध रूप से, ये हमारा कितना मतलब एक वर्षों के भीतर में मतलब जो अंतिम मूल्य और वस्तु सेवाओं का ज्ञात हो जाता है। तो एनएनपी बराबर जीएनपी माइनस मूल्य ह्रास। इसको अब आप गणित के हिसाब से इसको ले लीजिए, तो इधर में आपको क्या हो जाएगा कि मूल्य ह्रास, यानी कि उसको डिफिसिएशन कहा जाता है, यानी कि इसको डी से सूचित किया जाता है, तो डी माइनस डी, यानी कि इसको आप ले सकते हैं। तो डी बराबर क्या हो गया आपको जीएनपी, जीएनपी, जीएनपी माइनस क्या हो गया आपका एनएनपी, तो इस रूप में भी आपको मिलेगा, यानी कि मूल्य ह्रास बराबर जीएनपी मतलब माइनस एनएनपी, यह एक फार्मूला होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यही कहता है कि भारत में सिनेमा स्कोपो की प्रथम जो फिल्म थी वह कौन सी थी, तो कागज़ की फूल थी। कौन सी थी, तो कागज़ के फूल थी। चलिए और अगला क्वेश्चन करता है कि भारतीय संविधान दक्षिण अफ्रीका में विश्व का सबसे बड़ा ज्ञात मतलब भंडार कौन सा है, तो सोना की मतलब है, जो कि जोहान्सबर्ग में है, जो उसको जाना जाता है। जबकि किम्बरले जो उसका है एथी में, तो याद रखेगा वो एथी क्या था, तो हीरा से जुड़ा हुआ था। अब बात करते हैं सोना में, तो सोना उत्पादन में अभी बात करिएगा तो सबसे आगे कौन सा है, तो चाइना है। याद रखना है कौन सा है, तो चाइना आपको देखने को मिलेगा। जबकि अगर भारत में अगर बात करेंगे तो सोना उत्पादन में कौन सा है, तो कर्नाटक आपका एक नंबर पे है कि सोना उत्पादन में। और अगर बिहार राज्य के भीतर में तो याद रखेगा तो जमुई, आपको कौन सा है, जमुई जिला है जो कि सोना उत्पादन में प्रथम स्थान पे है। अब याद करते हैं सोना सबसे अधिक क्या होता है, यह तन्य होता है, और तन्य के साथ यानी कि इसको लंबा तार के रूप में भी खींच के बाल के बराबर इसको हम तार बना सकते हैं। साथ ही साथ आघात वर्धनीय है, यानी कि इतना होता है कि इसको थोड़ा सा आघात करेंगे या चदरा आसानी से बन जाता है, इसलिए इसे आभूषण बनाना, हालांकि आभूषण बनाना काफ़ी इसका मुश्किल होता है क्योंकि उसमें कठोरता का गुण नहीं रहता, यानी कि काफ़ी लचीला होता है। इसके कारण उसमें क्या होता है कि याद रखिएगा सोना में यानी कि AU सोना का संकेत होता है। तो AU में क्या होता है कि थोड़ा सा मात्रा में कॉपर मिला दिया जाता है, कॉपर मिला कर ठोस बन जाता है, जिसके कारण आभूषण यानी कि आपने देखा है गहना वगैरह ये सब चीज़ महिलाएं की बन जाती है, तो यही कारण बनता है। तो ये चीज़ याद रखना है। बात कर लेते हैं थोड़ा सा, हाँ एक ही चीज़ और है, अगर सोना के जैसा दिखता है जिसको हम लोग रोल गोल्ड कहते हैं, तो रोल गोल्ड में कौन रहता है, याद रखना है कि कॉपर और प्लस उसमें क्या किया जाता है कि थोड़ा मात्रा में एल्युमिनियम मिला जाते हैं। कॉपर 90% और एल्युमिनियम उसमें 10% मिला देते हैं, तो ये क्या हो जाता है, रोल गोल्ड हो जाता है। और जबकि ये कहा जाता है बेवकूफ़ों का सोना या फिर झूठा सोना, बेवकूफ़ों का सोना या फिर झूठा सोना होता है, यानी कि CUF मतलब उसका
FeS2 यानी कि आयरन पाइराइट्स, जिसको झूठा सोना या फिर बेवकूफ़ों का सोना भी कहा जाता है, याद रखना, जबकि ये आयरन का ही अयस्क है। अब बात कर लेते हैं कि सोना का, तो सोना में हमने आपको बताया Au मतलब इसका होता है 79 का परमाणु संख्या होता है, याद रखना है। तो सोना का अयस्क के रूप में याद रखेगा तो इसका काल्वेराइट और सिल्वेनाइट, इसका कौन सा है कि अयस्क है, हमने बोला क्या, काल्वेराइट और सिल्वेनाइट इसका अयस्क होता है। और इसका अगर बात करते हैं फार्मूला के रूप में तो AuTe2 होता है, AuTe मतलब AuTe2 यही उसका अयस्क का फार्मूला होता है। और अगर बात कर, जो हमने सोना का हमने बोला था कि भारत में कौन सा है, तो कर्नाटक, चाइना में चाइना प्रथम स्थान पे है और बिहार में आपको जमुई हो गया। अब बात करते हैं वहाँ पे कर्नाटक में और भी, तो सोना के अलावा सूरजमुखी के उत्पादन में भी कर्नाटक का प्रथम स्थान है। इसके अलावा मतलब अगर बात करते हैं वहाँ पे चंदन की लकड़ी का भी, तो ये पुष्पा मूवी आपने देखा होगा, तो वह भी उसके लिए फेमस है कर्नाटक में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर अब बात करते हैं। तो याद रखना है कि यकृत यानी कि दुष्क्रिया के फलस्वरूप क्या होता है कि इसमें पीलिया रोग हो जाता है, यानी कि जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जॉन्डिस, क्योंकि खून में से क्या होता है, बिलिरुबिन लेना मतलब बंद कर देता है जैसे ही उसमें से यकृत, तो वैसी स्थिति में क्या हो जाता है, शरीर में हमारा बिलिरुबिन फैल जाता है, जिसके कारण ये क्या हो जाता है, आपको जॉन्डिस हो जाता है। जॉन्डिस में आपने देखा है कि आँख वगैरह ये सब क्या हो जाता है, पीला हो जाता है। बात है ही लीवर सबसे बड़ा हमारा शरीर का ग्रंथि है, लेकिन कैसा ग्रंथि है, तो बाह्यस्रावी ग्रंथि है, यानी कि बाह्यस्रावी ग्रंथि है, सबसे बड़ी ग्रंथि के रूप में इसको जाना जाता है। लीवर का अध्ययन क्या कहलाता है, तो हिपैटोलॉजी कहलाता है। इसका वजन याद रखने के 1.5 से 2 kg होता है। लीवर के अंदर में मतलब जैसे हिपेरिन हो गया, फाइब्रिनोजन, ये सब खून का क्या होता है, वहाँ पे निर्माण होता है। हालांकि कब होता है, तो वैसी स्थिति जब वह बच्चा मतलब गर्भ में होता है तब, क्योंकि उसका भी हड्डी का निर्माण नहीं हो रहा था, और हड्डी में क्या होता है, बोन में मतलब अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो होता है, जिसके कारण वहाँ पर खून का निर्माण होता है। तो इसे याद रखना है कि उस समय भ्रूण अवस्था में लीवर में ही होता है। और याद रखें, और अब बात करते हैं लीवर का, लीवर में सबसे ज़्यादा सेल डिवीजन होता है, तेज़ी के साथ होता है, इसलिए लीवर में कहीं पे कोई तरह की दिक्कत आती है फिर से वह क्या होता है, पुनः ठीक हो जाता है। लेकिन सबसे धीमा से अगर सेल डिवीजन की बात करेंगे तो याद रखना है कि वह मस्तिष्क में होता है आपको। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे, लीवर से पीत रस भी निकलता है, और ये पीत रस कहाँ पे जमा हो जाता है, तो याद रखना है कि पित्ताशय में यानी कि गाल ब्लाडर में जमा हो जाता है। पीत रस एक यानी कि एक ऐसा रस है जो कि एक एंजाइम के रूप में, वह पाचन के रूप में कार्य करता है। अब बात करते हैं लीवर क्या था, बाह्यस्रावी ग्रंथि था। तो अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सा है, तो थायराइड ग्रंथि आपको याद रखना होगा कि सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में उसको जाना जाता है। तो थायराइड ग्रंथि सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथि है। और एक याद रखना है, अंतःस्रावी ग्रंथि सबसे छोटा कौन सा है, तो मतलब पिट्यूटरी ग्रंथि, या फिर उसको हम लोग पीयूष ग्रंथि भी कह देते हैं, पीयूष ग्रंथि भी कह देते हैं। लेकिन याद इससे भी छोटा याद रखना है कौन सा होता है, पीनियल ग्रंथि होता है, उसका वजन 0.1 ग्राम होता है, यानी कि 1/10 ग्राम होता है पीनियल ग्रंथि, जिससे मेलाटोनिन हार्मोन निकलता है, जो कि क्या करता है, नींद के लिए उत्तरदायी होता है हमारा, याद रखना, वो भी मस्तिष्क में ही होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गांधी जी के आदर्शों पर चलने वाले में सी राजगोपालाचारी को संदर्भित किया जाता है, तो याद रखना है, जबकि गांधी जी के मतलब 5वें पुत्र के रूप में जमनालाल बजाज को जाना जाता है, और उनके 4 मतलब अन्य पुत्र थे, याद रखना, हरिलाल, मणिलाल, देवदास और रामदास, ये उनके कौन थे, 4 गो पुत्र थे। और अगर गांधी जी के पुस्तक की बात करेंगे तो मेरे सपनों का भारत, याद रखना है कि मेरे सपनों का भारत, द ग्रीन पैम्पलेट, इंडियन ओपिनियन, इंडियन ओपिनियन, हिंद स्वराज और यंग इंडिया, नवजीवन और हरिजन, ये सब इनका गांधी जी का, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये सब गांधी जी का ही पुस्तक पत्रिकाएं हैं। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ हमने बोला था, कि अनट्रूथ कहेगा, माई एक्सपेरिमेंट विथ अनट्रूथ कहेगा, तो माइकल एंडरसन का आपका पुस्तक देखने को मिलेगा। उसी तरह से आप जाते हैं कि 1893 में गांधी जी का साउथ अफ्रीका में गए हुए थे, जबकि नेटाल प्रांत की स्थापना 94 में किए हुए थे, जबकि सबसे पहला मतलब सत्याग्रह अपना दक्षिण अफ्रीका में ही करते हैं। और याद रखना है, जबकि भारत में सत्याग्रह का प्रयोग चंपारण से शुरू करते हैं, जबकि भारत में कहिए चले आए थे, तो 9 जनवरी 1915 को चले आए थे, तो 9 जनवरी को प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। और 16 मतलब जबकि 1916 में याद रखिएगा क्या हुआ था कि बनारस हिंदू मतलब विश्वविद्यालय का स्थापना हो रहा था, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की BHU का, तो उसमें यह भाग लिए थे। 17 में साबरमती की स्थापना, 100 से साबरमती की स्थापना किए हुए थे। और 17 में ही क्या हुआ था कि चंपारण में अपना 3 कठिया को लेकर प्रणाली को किए थे, 3/20 खेती पर नील की खेती के लेकर। और साथ ही साथ 3 और 18 में मतलब 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर किए थे 2 दिन। इस दिन भूख हड़ताल पे गांधी जी रहे हुए थे, अहमदाबाद का मिल मजदूर, और उसमें से बोनस दिलवाए थे मतलब मजदूरों को। उसके बाद में खेरा का किसान आंदोलन भी चला हुआ था 1918 में, जबकि 1919 में आपने देखा कि रॉलेट एक्ट आ गया था, उसका विरोध करने के कारण सैफुद्दीन कुछ सतपाल मलिक यानी
सैफुद्दीन कोचलू और सतपाल मलिक की गिरफ्तारी हुआ था, जिसमें से जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हो गया था, जिसकी वजह से दुखी हो गए थे भारतीय व्यक्ति में। तो गांधी जी ने केसर हिंद का उपाधि लौटा दिए थे, जबकि जमनालाल बजाज राय बहादुर का उपाधि लौटा दिए थे। और ये जब थे रविन्द्रनाथ टैगोर या के मतलब नाइटहुड और सर के उपाधि लौटा दिए थे, जबकि जे शंकर कुरूप मतलब शंकर नायर थे वह कार्यकारिणी परिषद से क्या हुआ था, इस्तीफा दे दिए थे। जबकि बात करते हैं 1920 में 1 अगस्त के दिन था हुआ 1920 का। तो याद रखना उसी दिन क्या हुआ था कि मतलब बाल गंगाधर तिलक का भी मृत्यु हो गया, तो तिलक फंड का भी स्थापना होता है। याद रखना है कि 1920 में ये असहयोग आंदोलन शुरू होता है, जो कि 22 में चौरी चौरी हत्याकांड के साथ यह समाप्त हो जाता है। और गांधी जी क्या हुआ था कि 4 साल के लिए जेल गए थे, लेकिन फिर पुनः छूट कर आ जाते हैं और यह 24 में आते हैं। और आने के पश्चात में इनका क्या होता है कि बेलगांव अधिवेशन कर्नाटक में या अपना क्या हुआ थे अध्यक्षता संभालते हैं। और एकमात्र कांग्रेस का यही में कि अपना भाग लिए थे, और 2 बार ये त्याग पत्र भी दे चुके हैं। 1925 से और 1930 में भी कांग्रेस से सदस्यता से अपना त्याग पत्र दे दिए थे। उसके बाद आप जानते हैं कि दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1900 याद रखें 1900 क्या हुआ था 31 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन उसमें भाग लेने के लिए गए हुए थे, लेकिन सांप्रदायिकता पंचायत के कारण यह क्या हुआ था कि उसमें से वह चले आए, वह सफल नहीं हुआ था। और गांधी इरविन समझौता भी हुआ था, याद रखना कहिया हुआ था, तो 5 मार्च याद रखना है कि 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था, जिसको दिल्ली समझौता का भी नाम से हम लोग जानते हैं। उसी तरह से याद रखना है कि आपको पूना समझौता भी हुआ था, कहा हुआ था, तो 24 सितंबर हुआ था 1932 को हुआ था। याद रखना है कि गांधी जी और अम्बेडकर के बीच में हुआ था, गांधी जी और अम्बेडकर जी के बीच में हुआ था पूना समझौता, याद रखिएगा। और पूना समझौता में केंद्र के लिए कितना गया 11% से बढ़ाकर कितना रख दिया गया 18% सीटें दिया गया दलितों को। और साथ ही साथ याद रखेंगे जबकि राज्य की अगर बात करेंगे यानी कि प्रांतों में 71 सीटों से बढ़ा करके कितना कर दिया गया 147 सीट कर दिया गया था, यही पूना समझौता में। और जबकि पूना समझौता में कहीं आपको मुख्य रूप से मिल जाएगा, तो किसके बीच था, तो दलित और स्वर्ण लोगों के बीच के समझौता को लेकर ही था। और उसी तरह से आप जानते हैं कि 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942 में, याद रखिएगा। तो सबसे बड़ा करो या मरो का नारा इसमें गांधी जी ने दिए हुए थे। हालांकि यूसुफ मेहर अली का जाना जाता है कि ये मतलब जो करो या मरो डू एंड डाई का दिया गया था। और जबकि अरुणा आसफ अली क्या किए हुए थे कि मतलब उसका नेतृत्व किए हुए थे भारत छोड़ो आंदोलन का 1942 के समय में। और जानते हैं इसके बाद में इनका 30 जनवरी को क्या होता है, 30 जनवरी 1948 के इनके हत्या नाथूराम गोडसे के द्वारा कर दी जाती है। 30 जनवरी को क्या जाता है कि शहीद दिवस मनाया जाता है, जबकि शहीद आजम भगत सिंह को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का होता है कि बिरसा मुंडा का मतलब मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया हुआ था, मुंडा मतलब बिरसा मुंडा ने किए हुए थे। इन्हें आदिवासियों का पिता या आदिवासियों का मसीहा भी कहा जाता है। और ये कब विद्रोह हुआ था, तो आपको याद रखना है कि 1899 से लेकर यह 1900 ईस्वी के बीच में यह चला हुआ था। और याद रखिएगा जबकि बिरसा मुंडा को याद रखना है कि यहाँ पे धरती आबा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, धरती आबा यानी कि अब्बा मतलब क्या होता है कि ये पिता होते हैं, यानी कि उर्दू भाषा से यह जुड़ा हुआ है। तो धरती आबा यानी कि धरती का पिता कहा जाता है उनको, बिरसा मुंडा में सबसे बढ़िया जनजाति में। अब बात कर लेते हैं कि जनजाति यानी कि एसटी के रूप में। अगर याद रखना है कि एसटी का अनुच्छेद कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, तो अनुच्छेद 338 के क में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार बात करेंगे एसटी कितना परसेंट है 2000, तो 8 दशमलव कितना है 6%, यानी कि एसटी 8.6% यानी कि आदिवासी। जबकि एससी अनुसूचित जाति कितना है, तो याद रखना है कि 16.6% 2011 के जनगणना के अनुसार ये बताता है। और जबकि एसटी की अगर बात करेंगे एसटी सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, याद रखना है कि एसटी अगर सबसे ज़्यादा कहाँ पे है तो एमपी मध्य प्रदेश में है। लेकिन जैसे ही प्रतिशत की बात करेगा आपको, तो याद रखना है कि आपको मिजोरम जो है मिजोरम में है सबसे ज़्यादा मात्रा में मिलेगा देखने को। और अगर बात करते हैं यहाँ पर एसटी का, याद रखेगा एसटी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, अभी कौन सी हो गई है, वह भील जनजाति हो गई है, याद रखना है मध्य प्रदेश का। जबकि दूसरा कौन सा हो गया कि गोंड हो गया, कौन सा हो गया, गोंड हो गया। उसी तरह से पश्चिम भारत का सबसे बड़ी जनजाति के रूप में आपको मतलब पूछेगा कि पश्चिम भारत का सबसे बड़ा जनजाति कौन सा है पश्चिम भारत का, तो याद रखना है पश्चिम भारत में मीना जनजाति सबसे बड़ी जनजाति है। जबकि दक्षिण भारत का सबसे बड़ी जनजाति पूछा जाएगा तो टोडा जनजाति देखने को आपको मिलेगा। उसी तरह से पूर्व भारत का सबसे बड़ी जनजाति में तो संथाल जनजाति जो कि झारखंड में है, जबकि ये टोडा वाला है नीलगिरी यानी कि तमिलनाडु में, पश्चिम वाला मीना वाला यानी कि लगभग राजस्थान में मिलेगा। जबकि उत्तर भारत की सबसे बड़ी जनजाति पूछा जाएगा तो ये आपको भील ही है। उसी तरह से नॉर्थ ईस्ट वाला क्षेत्र का सबसे बड़ी जनजाति पूछा जाएगा तो जो खासी जनजाति है वह जाना जाता है। तो ये आपको उससे कुछ जुड़ा हुआ आपको याद रखना होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का होता है कि बिड्स मतलब मुंडा ये हो गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भारत छोड़ो आंदोलन मुंबई में क्या हुआ था, अंगीकार किया गया था। ग्वालियर टैंक से वहाँ पे शुरू हुआ था। मतलब ऐसे इस तरह से गांधी जी ने यहाँ पे भाषण दिए हुए थे, जिसमें से लग रहा था यह एक पैगंबर के समान यह भाषण दे रहे हैं। तो जिसमें से मतलब ये भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था 1942 में 8 अगस्त को मतलब लेकर अथी किया गया था 1942 में। लेकिन ये इसको 9 अगस्त को ऑपरेशन जीरो आवर के तहत क्या किया गया, जीरो आवर के तहत क्या हुआ कि सभी व्यक्तियों की गिरफ्तारी हो गए थे। गिरफ्तारी में देखिएगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में रखा गया, अबुल कलाम आज़ाद को बांकुरा जेल में, और गांधी जी कस्तूरबा गांधी और सरोजिनी नायडू को उनको आगा खां पैलेस में रख दिया गया। उसी तरह जवाहरलाल नेहरू को अहमदनगर के दूर में रखा गया था। जबकि जयप्रकाश नारायण को रखा गया था हजारीबाग जेल में झारखंड में, जहां से भाग निकले नेपाल में आज़ाद दस्ता के उन्होंने गठन किए हुए थे। तो और सबसे ज़्यादा जयप्रकाश नारायण वही भारत छोड़ो आंदोलन के समय में ही क्या हुए थे कि मतलब एथी प्रचलित हुए थे। जबकि भारत छोड़ो यानी कि करो या मरो का नारा मतलब जो दिया गया था, आपने देखा मेहर यूसुफ अली का और नेतृत्व जब गांधी सबकी गिरफ्तारी हो गई थी तो अरुणा आसफ अली किए हुए थे। हालांकि उसमें से एक रेडियो से प्रसारित कर रहे थे उषा मेहता रंगून, मतलब उषा मेहता एथी की हुई थी। और यही सबसे गांधी जी का सबसे हिंसात्मक आंदोलन यही भारत छोड़ो आंदोलन ही था। आपको याद रखना है 1942 वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि अपने उद्देश्य के पूर्ण में क्या हुआ कि पूर्ण स्वराज्य 1929 को लेकर क्या हुआ था, 1929 के दौरान ही 1929 में तो दौरान कौन किए हुए थे, तो जवाहरलाल नेहरू दिए थे। तो ये कौन सा है, पूर्ण स्वराज की बात आपको कहा गया 1929 के लाहौर अधिवेशन में ये हुआ था। और रात को 12 बजे मतलब रावी नदी के तट पे यह फहराया गया था झंडा को। और याद रखिएगा पहला स्वाधीनता दिवस मनाया गया कि हम 26 जनवरी 1930 को, यानी कि अगले दिन। याद रखें ये कहिए हुआ था तो 31 दिसंबर के रात में हुआ था, याद रखना है। और जबकि पूर्ण स्वराज की बात कहा गया है, सिर्फ स्वराज शब्द का याद रखेगा, पहली बार स्वराज शब्द का कब किया गया था, 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में, जब उस समय अध्यक्ष कौन से था, दादा भाई नौरोजी थे। उस समय कहा गया कि यानी स्वराज की बात है। जबकि यह क्या सा पूर्ण स्वराज की बात कहा गया 1929 में। उसी तरह से स्वराज शब्द कहाँ से लिया गया, तो दयानंद सरस्वती के द्वारा ही दिया गया है, माना जाता है कि दयानंद सरस्वती का ही है। और उसी तरह से अगर हम लोग बात करते हैं एक स्वराज पार्टी भी बन गया था तो 1923 में, याद रखिए कब, 1923 में इलाहाबाद में बना हुआ था। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के अध्यक्षता में था। चित्तरंजन दास क्या हुआ था, अध्यक्ष बने गए, तो मोतीलाल नेहरू क्या बना था, उनको सचिव बना दिया गया था इलाहाबाद में। क्योंकि 1922 का जो गया अधिवेशन में असफल हो गया था, जिसके कारण है क्योंकि 1922 में असफल नहीं बल्कि 1922 वाला में ये जो था चौरी चौरी हत्याकांड के समय गांधी जी ने अपना वापस ले लिए थे, मतलब असहयोग आंदोलन, उसी से दुखित होकर इन दोनों लोगों ने बना लिया था यहाँ पे स्वराज पार्टी के स्थापना। तो ये आपको याद रखना है होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपको कि पुलिकट झील कहाँ पे स्थित है। तो पुलिकट झील आपको देखने को मिलेगा तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के क्या होगा कि बॉर्डर पे यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये आपको यहाँ पे पुलिकट झील है, यहाँ पे झील में। जबकि नाग नागिन लगभग जितना झील मिलेगा आपको वह जम्मू कश्मीर में मिलेगा। जबकि ताल वाला याद रखना है कि ताल वाला कहाँ पे मिलेगा आपको, तो उत्तराखंड में देखने को मिलेगा। लेकिन कुछ ताल छोड़ करके, जैसे कि कौन है, सूरज ताल, और सूरज ताल हो गया आपका। इसके अलावा चांद ताल, यानी कि सूरज और चांद वाला ये कहाँ पे आपको मिलेगा, तो हिमाचल प्रदेश आपको याद रखना होगा। उसी तरह से मतलब ऐसी गोरख ताल मतलब रामगढ़ ताल की बात करेगा तो उत्तर प्रदेश में। जबकि भोज ताल याद रखना होगा कि कहाँ पे है, तो मध्य प्रदेश में। भोज ताल मध्य प्रदेश में देखने को मिला। उसी तरह से अगर झील में है तो सबसे मीठा झील कौन सा है, तो बुलर झील है, जो कि जम्मू कश्मीर में। उसी तरह से नमकीन सबसे बड़ा झील पूछा जाएगा आपको, तो चिल्का झील है, जो कि उड़ीसा में है। जबकि तटीय झील भी कहेगा तो चिल्का झील ही उड़ीसा में। और जबकि सबसे बड़ा झील की अगर बात किया जाएगा तो सांभर झील है, जो कि कहाँ पे आपको राजस्थान में देखने को मिलेगा। जबकि लंबाई के दृष्टि से अगर देखा जाएगा तो झील कौन सा है, तो याद रखना है कि आपको ये मतलब पेरियार जो झील है केरल में स्थित है, तो वह लंबाई के दृष्टि से सबसे लंबी झील है। ऊंचाई पर अगर दृष्टि की बात है, चोलामो झील जो कि सिक्किम में है, सबसे ऊंचाई पे अधिकतर वह झील है। तो फिर से एक बार क्वेश्चन को रिकॉल कर लीजिए। झील वाला यानी कि सबसे बड़ा झील पर कहेगा आपको, तो सांभर झील राजस्थान वाला हो गया। जबकि मीठे पानी का झील बुलर झील हो गया। नमकीन खारे पानी का झील तो चिल्का झील। तटीय झील में तो चिल्का झील हो जाएगा। लंबाई के दृष्टि से तो आपको पेरियार झील, और ऊंचाई के दृष्टि से आपको दिखाया गया था चोलामो झील, जो कि सिक्किम में है। इसी तरह से हमारा आगे का डिस्कशन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से बने रहे। और जो नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो अपने दोस्तों में शेयर करें। आपको मेरा क्वेश्चन डिस्कशन के एक ही मकसद है कि आपको एक क्वेश्चन के आसपास के जितने भी क्वेश्चन आपको बन सकता है, मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिकॉल करा सकूँ, जहाँ से आपके पेपर में क्वेश्चन आते हैं।
चलते हैं, जय हिंद।